अभी जो फोन वह हाथ में लिए है ना, उसका इंटरनेट जरा 2 मिनट के लिए बंद करके जरा सोचिए, आप आराम से सो रहे हैं और अचानक आधी रात को आसमान से आग बरसने लगे, सायरन बजने लगे, और जो दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट माना जाता है, जहां हर देश के अमीर लोग, बिजनेसमैन और बड़े बड़े नेता लैंड करते हैं, वहां अचानक ड्रोन और मिसाइलें आकर धड़ाधड़ गिरने लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां अभी हाल ही में जो कुछ हुआ है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। अब आप कहेंगे कि खान सर, ये कुवैत तो बहुत शांत देश है, यहाँ तो हमारे देश के लाखों लोग कमाने जाते हैं, वहां भला कौन मिसाइल दागेगा। अरे भैया, यही तो असली खेल है। असली खिलाड़ी तो पर्दे के पीछे बैठा है और रिमोट कंट्रोल से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, यानी हमारा जो वेस्ट एशिया है, उसको बारूद के ढेर पर बिठा चुका है। आज की इस वीडियो को ना गलती से भी बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आज हम आपको वो बात बताने वाले हैं जो टीवी चैनल वाले भी बताने से डर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच जो अंदरूनी खिचड़ी पक रही थी, वो अचानक जल गई है। ये जो 60 दिनों का सीज फायर यानी युद्ध विराम का एक्सटेंशन हुआ था, वो महज एक दिखावा था या उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी? और सबसे बड़ी बात, इस पूरी लड़ाई में हमारे भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या हमारा पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा? क्या खाड़ी देशों में रहने वाले हमारे भारतीय भाई बहन सुरक्षित हैं? इन सब बातों का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे ना कि दिमाग का हर एक नट बोल्ट खुल जाएगा। इससे आगे बढ़ने से पहले, यदि आप लोग मुझे वाकई में पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे आपने मुझे मेरे फेस वाले चैनल पे हमें बहुत सपोर्ट किया, ये हमारा बिना फेस वाला चैनल है, वैसा ही प्यार इसमें भी दिखाओ। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। देखिए भाई, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो मिडिल ईस्ट है ना, ये दुनिया का वो इलाका है जहां अगर एक छोटा सा पटाखा भी फूटता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का पेट खराब हो जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा तेल इसी इलाके से निकलता है। अब जरा नक्शे को दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। एक तरफ है ईरान, जो खुद को इस पूरे इलाके का शेर समझता है, और दूसरी तरफ है अमेरिका, जो पूरी दुनिया का ठेकेदार बना फिरता है। इन दोनों के बीच की दुश्मनी बहुत पुरानी है, लेकिन अभी आग तब लगी जब कुवैत के आसमान में अचानक सुसाइड ड्रोन दिखाई दिए। लोग सो रहे थे, अचानक भड़भड़ की आवाज आई और पता चला कि ये ड्रोन सीधे जाकर कुवैत एयरपोर्ट के पास क्रैश हुए। अब कुवैत जैसा देश, जो हमेशा से इन सब लड़ाइयों से दूर रहता है, जो कहता है कि भैया हमको शांति से रहने दो, हमको व्यापार करने दो, हमारे यहाँ तेल निकालने दो, जब उसके घर के बगल में मिसाइल गिरेगी तो पूरा ग्लोबल मार्केट हिलेगा ही हिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये ड्रोन उड़ाए किसने? कुवैत का तो किसी से झगड़ा है नहीं, तो फिर कुवैत को निशाना क्यों बनाया गया? दरअसल ईरान के जो समर्थित गुट हैं, जिन्हें हम प्रॉक्सी वॉरियर्स कहते हैं, जैसे यमन के हूथी विद्रोही या इराक के कुछ संगठन हो गए, ये लोग सीधे अमेरिका और उसके दोस्तों को मैसेज देना चाहते थे कि अगर तुम हमारे ऊपर दबाव बनाओगे, अगर तुम ईरान को घेरने की कोशिश करोगे, तो हम सिर्फ इजराइल पर नहीं बल्कि उस हर जगह पर हमला करेंगे जहां से तुम्हारा बिजनेस चलता है। अब आप पूछेंगे कि सर, इस समय तो 60 दिनों के सीज फायर की बात चल रही थी, फिर ये अचानक हमला क्यों हो गया? अरे बाबू, दुनिया को दिखाने के लिए टेबल पर बैठकर बड़े बड़े नेता हाथ मिलाते हैं, कागज पर दस्तखत करते हैं कि हाँ भाई, अगले 2 महीने तक कोई किसी पर गोली नहीं चलाएगा, लेकिन बैक स्टेज दोनों तरफ की सेनाएं अपने हथियारों को रीलोड कर रही होती हैं। ये जो 60 दिन का टाइम मिला था ना, ये असल में अपनी अपनी कमियों को सुधारने और नए मिसाइलों का स्टॉक जमा करने के लिए था। ईरान को अच्छे से पता है कि अमेरिका में जब से सत्ता बदली है, तब से डोनाल्ड ट्रंप का रुख बहुत कड़ा हो गया है। ट्रंप साहब का सीधा हिसाब है, वो कहते हैं कि हम ईरान को $1 की भी कमाई नहीं करने देंगे, उसके ऊपर इतने प्रतिबंध लगा देंगे कि वो आर्थिक रूप से घुटनों पर आ जाए। अब ईरान ठहरा खुददार देश, वो कहता है कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो ईरान ने अपने लड़ाकों को एक्टिव कर दिया और कहा कि जाओ जरा अमेरिका के दोस्तों की नब्जा दबाओ, और जैसे ही नब्जा दबी, कुवैत में धमाका हो गया। अब आप खुद सोचिए, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई मामूली जगह तो है नहीं, वहां रोज सैकड़ों इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती जाती हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ड्रोन सीधे किसी पैसेंजर प्लेन से टकरा जाता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। इसी वजह से जैसे ही ये हमला हुआ, अमेरिका के पेंटागन में रेड अलर्ट जारी हो गया और ट्रंप साहब ने तुरंत अपने कमांडरों की मीटिंग बुला ली। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट समझिए, ये जो मिडिल ईस्ट की लड़ाई है ना, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं है, ये असल में धर्म, वर्चस्व और तेल के कुओं पर कब्जे की लड़ाई है। एक तरफ सऊदी अरब और उसके साथी देश हैं जो सुन्नी बहुल हैं और अमीर हैं, जो अमेरिका के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ईरान है जो शिया बहुल देश है और वो कहता है कि इस पूरे इलाके में अमेरिका का कोई दखल नहीं होना चाहिए। अब कुवैत जो है
वो सऊदी अरब का पड़ोसी है और अमेरिका का बहुत पुराना दोस्त है। जब 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया था, तब अमेरिका ने ही आकर कुवैत को बचाया था। जब पूरी दुनिया ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, तब चीन ने चोरी छिपे ब्लैक मार्केट के रास्ते ईरान का तेल कौड़ियों के दाम पर खरीदा। चीन ने ईरान को अरबों डॉलर का फंड दिया और बदले में ईरान ने चीन को अपने तेल के कुओं तक पहुंच दे दी। अब जब डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका की गद्दी पर दोबारा बैठे हैं, तो ट्रंप का सबसे पहला और बड़ा दुश्मन चीन है, क्योंकि ट्रंप साफ कह चुके हैं कि वो चीन के सामान पर 60% से ज्यादा का टैक्स लगाएंगे, जिससे चीन की कमर टूट जाए। अब चीन ने सोचा कि भैया, अगर ट्रंप हम पर हमला करने वाले हैं, तो क्यों ना हम ट्रंप के घर के बगल में ही ऐसा जाल बिछा दें कि वो हमसे लड़ने की सोच ही ना पाए। चीन ने ईरान को हरी झंडी दे दी कि तुम अपना भौकाल टाइट रखो, पैसे की कमी हम नहीं होने देंगे। और इसी शह पर ईरान के समर्थित गुटों ने कुवैत और लाल सागर में तबाही मचा रखी है। अब जरा सोचिए, इस पूरे त्रिकोण में जो हमारे देश के लोग खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं, उनकी क्या हालत होगी। कुवैत में, सऊदी में, ओमान में जो हमारे भारतीय भाई रहते हैं, वो वहां खून पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। जब कुवैत एयरपोर्ट पर हमला हुआ, तो सबसे ज्यादा डर हमारे उन प्रवासियों के दिलों में बैठ गया। भारत सरकार के सामने इस समय सबसे बड़ी दुविधा क्या है पता है? कूटनीति की भाषा में इसे कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट, यानी रस्सी पर चलना। एक तरफ हमारा बहुत पुराना और पक्का दोस्त रूस है, जिससे हम आज भी रक्षा सौदे करते हैं, तेल खरीदते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका है, जिसके साथ हमारा बहुत बड़ा व्यापार है। और तीसरी तरफ ये मिडिल ईस्ट के देश हैं, जहां से हमारा 70% तेल आता है और हमारे करोड़ों लोग रहते हैं। भारत न तो अमेरिका का साथ खुलकर दे सकता है और न ही ईरान को सीधे मुंह पर मना कर सकता है। अगर भारत ने ईरान की निंदा की, तो ईरान के लड़ाके लाल सागर में हमारे व्यापारिक जहाजों को निशाना बना सकते हैं। और अगर भारत चुप रहा, तो अमेरिका कहेगा कि तुम कैसे दोस्त हो, जब हमारे दोस्तों पर हमला हो रहा है तो तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इस समय दुनिया के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। बाबू, इस पूरी कहानी का जो सबसे डरावना पहलू है, वो है परमाणु हथियार का खतरा। पूरी दुनिया के खुफिया विभागों की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इस 60 दिनों के युद्ध विराम के बहाने ईरान ने अपनी यूरेनियम संवर्धन की स्पीड को 5 गुना बढ़ा दिया है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। अब जरा सोचिए, इजराइल जैसा देश, जिसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद है, क्या वो ईरान को परमाणु बम बनाने देगा? कभी नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री साफ कह चुके हैं कि चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। अगर इजराइल को जरा सा भी शक हुआ कि ईरान बम बनाने वाला है, तो इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधे फाइटर जेट से हमला कर देगा। और जैसे ही इजराइल ने ईरान पर सीधा हमला किया, ईरान अपनी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ तेल अवीव और यरूशलेम पर दाग देगा। उस स्थिति में अमेरिका चुप नहीं बैठ सकता, उसे अपनी पूरी ताकत के साथ कूदना पड़ेगा। और जब अमेरिका कूदेगा, तो रूस और चीन भी चुप नहीं बैठेंगे। यही वो डरावना सच है जो कुवैत एयरपोर्ट के धुएं के पीछे छुपा हुआ है। ये सिर्फ एक छोटा सा मिसाइल अटैक नहीं था भाई, ये असल में आने वाले एक बहुत बड़े विनाशकारी युद्ध का ट्रेलर था। अब आप कहेंगे कि खान सर, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? देखिए भाई, समाधान हमेशा टेबल पर ही निकलता है, बंदूक की नली से सिर्फ लाशें निकलती हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात अच्छे से पता है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता, क्योंकि ट्रंप साहब बिजनेसमैन हैं, वो डील करना जानते हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो ईरान के सामने कोई ऐसी कड़क डील रखें जिसमें ईरान पर से कुछ पाबंदियां हटाई जाएं और बदले में ईरान अपने इन लड़ाकों को शांत करे और परमाणु कार्यक्रम को रोके। लेकिन इसके लिए दोनों तरफ की ईगो को थोड़ा कम होना पड़ेगा, जो कि इस समय नामुमकिन सा लग रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर झुकने को तैयार नहीं है और ट्रंप साहब अपनी बात से पीछे हटने वाले इंसान नहीं है। जब दो जिद्दी लोग आपस में टकराते हैं, तो नुकसान हमेशा आसपास की जमीन का होता है। भारत इस समय पूरी कोशिश कर रहा है कि खाड़ी देशों के संगठनों के साथ मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो दोनों पक्षों में मध्यस्थता कर सके, क्योंकि हमारे लिए हमारे 90 लाख लोगों की जान और देश की तरक्की सबसे पहले है। अगर ये युद्ध टल जाता है तो पूरी दुनिया चैन की सांस लेगी, और अगर नहीं टलता तो आने वाला समय बहुत ही कड़ा होने वाला है। तो भाई साहब, आज की इस पूरी 2 भागों की वीडियो में हम आपको जो कुछ समझाए हैं, उसका लबोलुआब यही है कि दुनिया इस समय बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है। टीवी पर जो खबरें दिखाई जाती हैं वो सिर्फ सतही होती हैं। असली खेल तो कूटनीति के बंद कमरों में खेला जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कुवैत में गिरे उन ड्रोन्स के पीछे चीन, रूस और अमेरिका की क्या चालें थी।
और भारत के लिए ये कितनी बड़ी परीक्षा की घड़ी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है और कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमारी रसोई के बजट तक को प्रभावित करती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप साहब इस युद्ध को रोक पाएंगे या दुनिया एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है। मिलेंगे अगले किसी टॉपिक का पूरा पोस्टमार्टम करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और सजग रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।